हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। हिंदू एनालिसिस में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे। तो आपका ये एक आर्टिकल है, नो लिमिट ब्रोमेंस डैट इज़ नॉट जस्ट अ बायलैटरल मैटर। बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में अगर मैं इसका जिस्ट बताऊं तो ये आर्टिकल पूरी बात कर रहा है रशिया और चाइना के बीच में जो रिलेशंस है उसके बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, पिछले 11 सालों में अगर मैं ये पैराग्राफ बताऊं तो वो ये कह रहा है कि अभी जो 16-17 मई को जो समिट हुई है, ठीक है, चाइना में ये समिट होती है जिसमें रशिया और चाइना दोनों मिलते हैं आपस में। रशिया का प्रेसिडेंट और चाइना का प्रेसिडेंट जी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन पिछले 10 से 11 सालों में ये 40 बार ऐसा था कि वो आपस में मिले हैं और उन्होंने अपना 75वीं जो एनिवर्सरी है, 75th बायलैटरल डिप्लोमेटिक रिलेशंस की सेलिब्रेट किए एक तरीके से। उस मौके पे वो लोग मिले हैं। और ये जो लिमिट है ये सिर्फ बायलैटरल इकोनॉमिकल नहीं है, जियो इकोनॉमिक तक ही सीमित नहीं है, बट दूसरे क्या चीज़ों में देखा जाए, लार्जली अगर हम देखें तो भाई चाइना जो है वो रशिया को मिलिट्री डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, आप सब जानते हैं कि भाई वेस्ट ने, जो रशिया है, पिछले कई सालों से यूक्रेन में उसने अपना डिस्टर्बेंस, एक हलचल, इन्वेजन करके कर रखा है। पिछले साल से काफ़ी उसने युद्ध छेड़ा हुआ है यूक्रेन में। वी ऑल नो दिस फैक्ट। ठीक है, अब वेस्ट के तो बहुत सारे सैंक्शंस लगे, ये मिलिट्री जो बेस है ये मजबूती कहाँ से आ रही है, ये कौन दे रहा है? ये बेसिकली सपोर्ट कर रहा है चाइना, है ना। तो चाइना जो सपोर्ट कर रहा है उसके दम पर रशिया जो है वो आगे अपना सक्सेसफुल हो पा रहा है। यूक्रेन जो चाइना है, वेस्ट में अगर हम बात करें यूएसए की, यूएसए बार बार मना कर रहा है, बार बार चेतावनी दे रहा है, चाइना को भी दे रहा है कि भाई हमारे इतने सारे सैंक्शंस हैं यूक्रेन के, रशिया के ऊपर, उसको सपोर्ट ना किया जाए। लेकिन जो आपका ये है चाइना सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि चाइना को भी रशिया से फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है, ये पूरा हिस्ट्री बता रहा है ये पैराग्राफ। यहाँ पे बात किया जाए तो बायलैटरल ट्रेड बताया है कि 2023 में 26% ग्रो किया है, 2022 से लेकर 2023 तक की अगर हम बात करें। अगर हम रिलेशन की बात करते हैं इकोनॉमिकल टर्म्स में तो $575 बिलियन ट्रेड हुआ है। ठीक है, तो ये आपका रहा है चाइना का ट्रेड विद दी ट्रेडेड दिस विद द यूएसए इन 2023, मोर देन ट्वाइस इट्स ट्रेड विद रशिया। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है, चाइना के यूएसए के साथ इतना ज़्यादा ट्रेड होने के बाद 575 बिलियन, जो कि बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ट्रेड विद रशिया, बट स्टिल चाइना यूएस की वार्निंग कह लो, उसको नज़रअंदाज करते हुए चाइना इज़ बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद रशिया। ठीक है, क्यों, क्या मिल रहा है रशिया से चाइना को? एक तो एनर्जी सोर्स, सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल, सबसे बड़ा सोर्स है रशिया, जो चाइना को उसको वहाँ से उसको सपोर्ट मिल रहा है। दूसरा, उसको क्या मिल रहा है, उसको एक एरिया मिल रहा है जहाँ पे वो अपना जो बेस है वो प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है, तो इकोनॉमिकल फाइनेंशियल के साथ साथ मिलिट्री टाइज भी है। रशिया को मिल रहा है जितने भी रिसोर्सेज, क्योंकि युद्ध में जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, यूएस से खास करने भाई सैंक्शंस लगा दिए। अब उसको मिलिट्री कहाँ से मिलेगा इक्विपमेंट्स, वो दे रहा है आपका चाइना। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ रशिया और चाइना का जो है अनकंस्ट्रक्टिव एंड हॉस्टाइल एक स्ट्रैटेजी पे ये लोग चल रहे हैं जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन। विद इट्स स्टार्क पॉपुलैरिटी, द जॉइंट स्टेटमेंट इज अ क्लियर साइन दैट द टू स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैव गॉन ऑन एंटी यूएस ऑफेंसिव। ठीक है, बीजिंग में जो समिट हुई है, इट लाइकली इम्पैक्ट नीड्स एनालिसिस इन बोथ द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। दोनों कंट्री के शॉर्ट टर्म में किस तरीके से फ़ायदा दे रहा है, लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा दे रहा है, ये देखने वाली बात है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो बहुत इंटेंसीफाइड है, अंडरस्टैंड है कि भाई बायलैटरल कॉपरेशन होगा, पर्टिकुलरली इन द सप्लाई ऑफ ड्यूल यूज मटेरियल नीडेड बाय रशिया फॉर इट्स यूक्रेन कैंपेन। इन रिटर्न चाइना को मिलेगा क्या,
रशिया से रॉ मटेरियल। दूसरा माइनिंग राइट्स इन साइबेरिया, एक्सेस टू रशियन नो हाउ ऑन अ रेंज ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज सच एज एवियोनिक्स, न्यूक्लियर पावर एंड स्पेस। तो चाइना को ये सारी टेक्नोलॉजी एक्सेस करने का मौका मिलेगा। चाइना में ऑल्सो सी ग्रेटर रशियन एक्विसेंस फॉर इट्स डोमिनेंस ओवर सेंट्रल एशिया। तो चाइना को अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर करना है सेंट्रल एशिया। तो एक जो गेट है वो एंट्री मिल सकती है कहाँ से, रशिया से। ये चाइना का सबसे बड़ा गोल है। शॉर्ट टर्म की बात करें, अगर लॉन्ग टर्म पे जाएं तो समिट में हैव एन इवन मोर प्रोफाउंड फॉल आउट। वाइल द चाइना वुड वांट टू कंटिन्यू इट्स प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स विद बोथ रशिया एंड द वेस्ट, एंड इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस में इवेंचुअली मेक द परस्यूट अनटेनेबल। अब चाइना तो चाहता है कि भाई यूएसए के भी साथ रहे अच्छा, और रशिया के साथ भी रहे, क्योंकि दोनों के साथ फ़ायदा है। बट यूएस जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो प्रेशर कंटिन्यूस बना रही है चाइना के ऊपर कि भैया रशिया के साथ आपको अच्छा रिलेशन नहीं बनाना है, ठीक है। बट अभी चाइना इस पर वर्क नहीं कर रहा है। चाइना रशिया के साथ अच्छा रिलेशन बना रहा है क्योंकि चाइना को पता है कि भाई वो ब्रिक्स में भी है, रशिया और जो है चाइना वो ब्रिक्स में मेंबर है। एससीओ की बात करें, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मेंबर है, जो आने वाली टाइम में मीटिंग होने वाली है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें तो उसमें भी वो दोनों कंट्री कॉमन है। द 147 ट्रिलियन आउटले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स आर ऑलरेडी इन प्लेस एंड जस्ट नीड रैम्पिंग अप। BRI जो प्रोजेक्ट है चाइना का, उसमें भी चाइना रशिया है। तो रशिया को इग्नोर कंप्लीटली चाइना नहीं कर सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस पोज्ड बाय वेस्ट, स्पेशली यूएसए, ठीक है। अब इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो, इंडिया को सबसे ज़्यादा जो मिलिट्री फ़ायदा है वो कहाँ मिलता है कि कौन देता है डिफेंस सिस्टम सबसे स्ट्रॉन्ग? रशिया चाइना को सपोर्ट करता है। इंडिया को सपोर्ट कर रहा है डिफेंस के मैटर में, ये हम सब जानते हैं, अच्छा दोस्त है। लेकिन इससे चाइना बीच बीच में डंगा डालेगा क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि रशिया इंडिया को सपोर्ट करे, क्योंकि रशिया को यूक्रेन में इन्वेजन करना है और रशिया को इक्विपमेंट्स, हेल्प, जो रिसोर्सेज चाहिए वो चाइना से चाहिए। तो ये हम द्वंद्व युद्ध में हैं, मतलब एक ऐसा पजल, एक ऐसी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट है बिटवीन दीज 3 कंट्रीज़ कि वो सॉल्व होना एक स्टेबिलिटी फिगर के साथ नहीं होगी। ट्रिकी सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा ट्रिकी तरीके से, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स करके। ये इंडिया को करना होगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया जानता है, इंडिया बीइंग रशियाज लार्जेस्ट डिफेंस मार्केट, रशिया अगर चाइना के चलता है तो भैया इंडिया का, क्योंकि इंडिया की डिफेंस मार्केट जो रशिया है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो वो गड़बड़ हो जाएगा तो रशिया की इनकम पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत ही सहज तरीके से यूज़ किया जाएगा। नाउ लेट्स सी व्हाट वुड हैपन इन फ्यूचर। अब ये आईआर का पार्ट था, इसमें शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात हुई है जिसके अंदर चाइना और रशिया दोनों ही मेंबर हैं, इवन इंडिया भी है। इसके 9 मेंबर्स है टोटल। ये 40% ग्लोबल पॉपुलेशन को कवर करता है, नियरली 20% ऑफ GDP एंड 22% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड मास। दिस फैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी परस्पेक्टिव। अब मेंबर्स की बात करें तो चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड ईरान, ये सारे इसके मेंबर्स हैं। ऑब्जर्वर में बात किया जाए तो अफगानिस्तान, बेलारूस एंड मंगोलिया। डायलॉग पार्टनर्स हैं आपके, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या दिखेगा? नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, टर्की भी है, ठीक है। तो ये इस ओवरऑल इस आर्टिकल पे था। क्वेश्चन यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको समझना है कि ये आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। बट प्रीलिम्स की बात करें तो मे बी द क्वेश्चन वुड आस्क डायरेक्टली रिलेटेड टू SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको थोड़ा आप ध्यान से जाएंगे देखकर। नेक्स्ट आर्टिकल था इन्फ्लेशन के ऊपर, ठीक है। इन्फ्लेशन में जो मेजरली एक चंक लिया है CPI, हमें पता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम एज अ मेजर लेते हैं नेशनल लेवल पे इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई, ठीक है, जो इंडिकेटर है इकोनॉमिक्स की अच्छी हेल्थ दर्शाता है, अच्छी या बुरी जैसी भी है, रिफ्लेक्टिंग द चेंजेस इन द जनरल प्राइस लेवल एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया। अब यहाँ पे CPI यूज़ होता है विच मेजर्स प्राइस इन्फ्लेशन विच इज़ लार्जली बेस्ड ऑन लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स। ये लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स क्या होता है
ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। यहाँ पे बस इतना समझो कि भाई जो CPI का कैलकुलेशन हो रहा है ये प्राइस इन्फ्लेशन को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स यूज़ हो रहा है एंड मेजर्स द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, CPI बास्केट के अंदर कितने आइटम्स है, 299, जिसके अंदर वेजिटेबल्स का जो वेट है वो अराउंड 6.04% है। इस वेजिटेबल्स में भी TOP हमने लिया है, यानी टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो। ठीक है, जिसका वेट है 2.2%। टमाटर के रेट कितने बड़े थे ये सब हम सब ने देखा था। अगर जनवरी 2015 से लेके मार्च 2024 का डाटा लेते हैं तो ये आपका फ्लक्चुएशंस रेट रहा है इन तीनों के बीच में। ठीक है, इतना ही नहीं, अगर भारत में बात करें वेजिटेबल प्राइसेस की तो ये किस तरीके से जाती है, 15% हाइक पे जाती है। वेजिटेबल प्राइसेस जो है बहुत ही वॉलेटाइल है। ठीक है, कभी कभी शिफ्ट होता है, कभी नीचे चला जाता है 0.7% इन जून, और कभी जुलाई में किस तरीके से बढ़ा था 37% 4 यानी 37.4%। तो आप समझ सकते हैं इन्फ्लेशन का रेट कितना डबल डिजिट में हाई जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है CPI और WPI क्या डिफरेंस है, इन्फ्लेशन क्या है, उसके बाद लास्ट पेयर्स क्या है। ठीक है, अब प्राइस वॉलेटिलिटी की बात हुई है, तीनों कॉमोडिटी के बीच में चल रहा है। ठीक है, जिसके अंदर 5.2 एक वैल्यू निकाली है। यहाँ पे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कुछ खास इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ओनियन का तो भैया पीछे बहुत ज़्यादा जब एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था तो बहुत सारे फार्मर्स नासिक के सड़कों पर उतर आए थे। ठीक है, WPI और CPI सबने पढ़ा होगा स्टैटिक पोर्शन। WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, 2015 से पहले हम होलसेल प्राइस इंडेक्स को एज अ नेशनल लेवल पे मेजरमेंट करके इसको इंडिकेटर मानते थे। अभी CPI को यूज़ किया जाता है। CPI को कौन रिलीज़ करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और WPI यानी ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसमें सिर्फ गुड्स होता है, इसमें बहुत गुड्स एंड सर्विसेज होता है। बेस ईयर 2011-12 ये 2012 है। रूरल का और अर्बन का बास्केट ये है, ये 697 है। इसके अंदर सिर्फ गुड्स है बट इसमें सर्विसेज भी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस है। दूसरा है, पहले सिर्फ ये वीकली निकला करता था, ये मंथली निकलता था, बट अभी नाउ डेज दिस रिपोर्ट इज ऑल्सो रिलीज्ड मंथली वाइज। ठीक है, लास्ट पेयर्स इंडेक्स क्या होता है, लास्ट पेयर्स इंडेक्स यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विच यूज टू मेजर द चेंज इन द प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटिव टू अ स्पेसिफाइड बेस पीरियड। ठीक है, जर्मन के इकोनॉमिस्ट थे एटिनी लेस्पेयर्स, उनके नाम से ये फेमस हो गया, जिसे बेस ईयर क्वांटिटी वेटेड मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट और द लास्ट आर्टिकल ऑफ दिस सेशन, बिम्स्टेक गेट्स लीगल पर्सनालिटी आफ्टर चार्टर कम्स इनटू फोर्स। आपको पता है यहाँ पूरी इस आर्टिकल में बात हो रही है, बिम्स्टेक की बात हो रही है और बात हो रही है सार्क की। ठीक है, सार्क लास्ट हुआ था 2014 में, उसके बाद इसकी धीरे धीरे एग्जिस्टेंस कम हुई और इसकी यानी नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि भाई हमें मूव करना है, वी वांट टू शिफ्ट फ्रॉम सार्क, फोकस आर फोकस मस्ट बी शिफ्ट और शुड शिफ्ट फ्रॉम सार्क टू बिम्स्टेक। तो वहीं पे नेपाल में जो है समिट हुई है। ठीक है, बिम्स्टेक की समिट लास्ट मंथ कहाँ हुई थी, ये हुई थी आपकी थाईलैंड में हुई थी। उसके बाद नेपाल पार्लियामेंट ने ये मुद्दा उठाया कि जो बिम्स्टेक चार्टर है ये रेटिफाई, ये किस तरीके से फोर्स में आएगा ये चार्टर। और उन्होंने ये भी कंपेयर किया कि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई जो बिम्स्टेक है वो सार्क को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू री इन्विगोरेट दिस स्टॉल्ड सार्क प्रोसेस, नेपाल एज इट्स करंट चेयर विल श्योरली टेक एन इनिशिएटिव। In the previous decades, BIMSTEC was also marked by growing discord between Bangladesh and Myanmar। वो कहता है कि अब प्राइम मिनिस्टर ने अपना व्यू दिया इंडिया के कि सार्क में बहुत सारे इश्यूज है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो बिम्स्टेक में भी इश्यूज हुए, जहां बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के बीच में इशू था रोहिंग्या रिफ्यूजी को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे इस पूरे आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए आपसे प्रीलिम्स में क्या पूछ सकता है, सार्क और बिम्स्टेक के ऊपर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आईआर का पार्ट। बिम्स्टेक अगर देखोगे तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव और मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन।
7 इसके मेंबर्स हैं, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। फर्स्ट समिट हेल्ड कहाँ हुई थी? फर्स्ट समिट थाईलैंड में हुई थी। श्रीलंका इज द करंट चेयर। 1997 में ये फाउंड हुआ था थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये 22% वर्ल्ड का पॉपुलेशन को कवर करता है। जीडीपी कंबाइंड कितना है? $2.7 ट्रिलियन। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेडेड गुड्स अक्रॉस द बे एवरी ईयर। 6 फोकस एरियाज कौन कौन से हैं? ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज। ठीक है। सार्क और बिम्स्टेक में कॉमन कंट्रीज कौन कौन सी है? नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश। सार्क में पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ टसल हुए थे हमारे, ठीक है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से कि भाई बिम्स्टेक को रिप्लेस करना चाहिए, सार्क को रिप्लेस करना चाहिए बिम्स्टेक के थ्रू। ठीक है, चलिए जी। सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई हिंदू एनालिसिस सेशन, बट बिफोर गोइंग टू एंड प्लीज़ गो थ्रू वंस द डिफरेंस बिटवीन सार्क एंड बिम्स्टेक। ठीक है, सार्क सबसे पहले आया था 1985 में, ये आया था 1997 में। इंटर रीजनल ट्रेड जो है वो सिर्फ 5% है, यानी सभी देशों का आपस के बीच में कितना है? सिर्फ 5%। और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे भी बहुत कुछ खास नहीं है, 6% है, लेकिन इस पर वर्क किया जा रहा है बिम्स्टेक में। सार्क के कितने मेंबर्स हैं? कौन कौन से? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, भूटान एंड अफगानिस्तान। जबकि वहीं पे बिम्स्टेक के कितने मेंबर्स हैं? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आपको अपने टिप्स में रखने हैं। With this, I am concluding my Hindu analysis or article session here only. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.